तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। अब ये सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब नहीं है, नहीं, ये हमारे देश की आत्मा है। भारत का सर्वोच्च कानून, जो एक नए नए आज़ाद हुए देश की उम्मीदों और हाँ, चुनौतियों से पैदा हुआ था। तो चलिए साथ मिलकर इसके बुनियादी सिद्धांतों की दुनिया में चलते हैं। हमारा संविधान शुरू ही इन दमदार शब्दों से होता है, हम भारत के लोग। और जानते हैं, इन्हीं शब्दों में एक बहुत बड़ा वादा छिपा है। वादा ये कि असली ताकत, जो आखिरी अधिकार है, वो भारत के लोगों के हाथ में है। इसका मतलब साफ है, सरकार को अपनी सारी शक्ति सीधे हम लोगों से मिलती है। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए, जब भारत आज़ाद हुआ। हमारे सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। समाज में गहरी खाइयां थीं और आर्थिक हालात कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक थे। ऐसे में संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद था, एक रोशनी की किरण। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये भारत का सर्वोच्च कानून क्यों है, इसकी प्रस्तावना में क्या वादा है, असली शक्ति किसके पास है, एक बराबर समाज का सपना क्या है, हमारी सरकार काम कैसे करती है, और आखिर में इस संविधान की विरासत क्या है। तो किसी भी इमारत की नींव की तरह हमारे संविधान की भी एक नींव है, और वो है इसकी प्रस्तावना। ये एक तरह से वो चाबी है जो भारत के दिल के दरवाजे खोलती है और हमें वो सारे महान आदर्श और मूल्य दिखाती है जिन पर हमारा पूरा देश और हमारा संविधान टिका हुआ है। प्रस्तावना में ये 5 शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, अरे नहीं, ये तो वो 5 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत शान से खड़ी है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। चलिए एक एक करके इन स्तंभों को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात उस बड़े सवाल की करते हैं कि आखिर ताकत आती कहां से है। ये 3 सिद्धांत इसी सवाल का जवाब देते हैं। ये साफ करते हैं कि शक्ति जनता से ही आती है और जनता के लिए ही इस्तेमाल होती है। संप्रभु या सॉवरन, इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अपने घर का मालिक है, बाहर से कोई आकर ये नहीं बता सकता कि घर कैसे चलाना है। बिल्कुल वैसे ही भारत अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में पूरी तरह से आज़ाद है। भारत एक लोकतंत्र है, मतलब यहाँ सरकार लोगों के जरिए चुनी जाती है और हर एक वोट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होता, वो एक आवाज है, एक बहुत ताकतवर आवाज। यही आवाज मिलकर तय करती है कि देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। और हाँ, चुने हुए लोगों को जनता को जवाब भी देना पड़ता है। और अब आता है एक और क्रांतिकारी विचार, भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो किसी राजा या रानी की तरह विरासत में नहीं मिलता। देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। मतलब साफ है, यहां नेता जन्म से नहीं बल्कि चुनाव से बनते हैं। तो हमने शक्ति की बात तो कर ली, अब जरा समाज की बात करते हैं। एक ऐसे समाज की जिसका सपना हमारे संविधान ने देखा है। एक ऐसा समाज जो सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला भी हो। समाजवादी शब्द का मकसद है समाज में अमीर और गरीब के बीच की जो गहरी खाई है उसे कम करना। ये थोड़ा थोड़ा रॉबिनहुड जैसा लगता है ना? लेकिन ये काम कानूनों और नीतियों के जरिए होता है। सरकार ये पक्का करती है कि देश के संसाधनों का फायदा कुछ लोगों तक ही सिमट कर ना रह जाए बल्कि सब तक पहुंचे। पंथनिरपेक्ष या सेक्युलरिज्म, इसका मतलब है कि सरकार की नजरों में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। यहां सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत लागू होता है, यानी सभी धर्मों के लिए एक जैसा सम्मान। भारत में किसी का भी मजहब उसका निजी मामला है और सरकार उसमें कोई दखल नहीं देती। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प साल, 1976। इस साल में ऐसा क्या हुआ था जिसने हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमेशा के लिए बदल दिया? कोई अंदाजा? जी हाँ, वो जो 2 शब्द हमने अभी देखे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, वो शुरू से प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था और बस एक संशोधन से प्रस्तावना का चेहरा बदल गया। ये हमें क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित हो सकता है। तो ये तो थे हमारे संविधान के आदर्श और मूल्य, यानी कि क्या। पर अब असली सवाल ये है कि ये सब जमीन पर होगा कैसे? चलिए अब सरकार नाम की इस बड़ी सी मशीनरी के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। कानून के शासन को ऐसे समझिए जैसे कोई खेल हो।
जिसके नियम सबके लिए बराबर हैं। यहां तक कि रेफरी को भी उन नियमों को मानना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, चाहे कोई आम इंसान हो या फिर देश का प्रधानमंत्री। हर कोई कानून के दायरे में आता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अब ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। इसे एक तरह की तीन तरफा रस्साकशी समझिए। ये इसलिए है ताकि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। शक्ति को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि ये तीनों एक दूसरे पर नजर रख सकें और एक संतुलन बना रहें। और ये हैं वो तीन शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए कि विधायिका यानी संसद वो आर्किटेक्ट है जो कानून का नक्शा बनाती है। कार्यपालिका यानी सरकार वो बिल्डर है जो उस कानून को जमीन पर लागू करती है। और न्यायपालिका यानी अदालतें वो इंस्पेक्टर हैं जो ये चेक करती हैं कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। अब भारत जैसा विशाल देश, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी विविधता है, उसे चलाने के लिए ये एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। इसे एक बड़े परिवार की तरह समझिए, जहां हर सदस्य की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन रहते सब एक ही छत के नीचे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर देश चलाती हैं। ये लाइन भारतीय संघवाद की अनोखी पहचान को बहुत खूबसूरती से बताती है। इसका मतलब है कि राज्यों के पास अपनी आज़ादी तो है, लेकिन जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो एक मजबूत केंद्र सरकार भी है। यही वो नाजुक संतुलन है जो भारत को एक साथ जोड़कर रखता है। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ मिलाते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? हमारे सामने एक ऐसी व्यवस्था की तस्वीर आती है जो सिर्फ देश पर शासन ही नहीं करती, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत के होने का असली मकसद भी तय करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सीधी सी बात है, शक्ति, वादा, संरचना और एकता। हमारा संविधान शक्ति जनता को देता है, एक आजाद, बराबर और लोकतांत्रिक देश का वादा करता है, और इस वादे को पूरा करने के लिए एक मजबूत सरकारी ढांचा और संघीय एकता देता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस बदलती दुनिया में ये बुनियादी सिद्धांत जो 70 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, हमारे आने वाले कल का रास्ता कैसे तय करते हैं? और ये सवाल सिर्फ कुछ नेताओं या विद्वानों के लिए नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है, क्योंकि आखिर में ये संविधान हम सबका है।